हेलो फ्रेंड्स, आई एम मलय शर्मा, योर बायोलॉजी फैकल्टी फ्रॉम करियर विजन एकेडमी। तो दोस्तों, जिस नीट प्रिपरेशन सीरीज को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसमें से अभी तक हम लोग दो ट्रिकी टॉपिक्स को अब तक समझ चुके हैं, जिनमें से एक है ग्लाइकोलिसिस और एक है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज हम लोग थोड़ा सा एक सिंपल टॉपिक उठा करके उसको देखने का प्रयास करेंगे, जो कि साइटोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम लोग आज बच्चों जिस चीज के बारे में बात करेंगे, जिस चीज को लेकर के हम अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने का प्रयास करेंगे, दैट इज एनिमल सेल। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा इसमें जो है परेशान होने की बात नहीं, बट स्टिल कुछ चीजें ऐसी हैं जो बच्चों को नहीं याद रहती हैं या नहीं समझ में आती हैं, जिनको लेकर के कोई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बच्चों के पास नहीं होती है, उनको लेकर के आज हम आगे बात करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। तो आप बच्चों देख पा रहे होंगे कि ये एक एनिमल सेल है ना। आप देख पा रहे होंगे, आपको एक जनरल डिफरेंस भी ये पता होगा, पहले से भी इस बात की आप लोगों को जानकारी होगी कि जो एनिमल सेल है और प्लांट सेल है, उसमें एक सबसे मेजर डिफरेंस बच्चों जो होता है वो ये होता है कि जो आपकी प्लांट सेल होती है, उसमें जो चीज पाई जाती है वो होती है बच्चों सेल वॉल, है ना, दैट इज सेल वॉल। बट जो एनिमल सेल होती है उसमें बच्चों क्या होती है, सेल वॉल आपकी लैग करती है। जो इसमें आउटर मोस्ट बच्चों मेम्ब्रेन होती है, द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन इन द एनिमल सेल इज द सेल मेम्ब्रेन इटसेल्फ, है ना। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। जबकि जो प्लांट सेल है उसमें जो आउटर मोस्ट लेयर होती है बच्चों को क्या होती है, वो होती है सेल वॉल, व्हिच इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। एवरीवन नोज दैट, व्हिच इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, है ना। हम लोग ये जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स या बेसिकली ग्लूकोज जो है उसका प्लांट्स के केस में एक स्ट्रक्चरल पॉलीमर भी होता है, जिसको आप क्या कहते हैं, सेल्यूलोज कहते हैं। और प्लांट्स के केस में ही उसका एक स्टोरेज पॉलीमर भी होता है, जिसको आप बच्चों क्या कहते हैं, स्टार्च कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस बात को याद रखेंगे। तो आप एक जनरल डायग्राम देख पा रहे होंगे, इसमें काफी सारी ऑर्गेनल्स के भी नाम दे रखे हैं। ये एक बेसिक डायग्राम है, आपने बहुत सारी ऑर्गेनल्स के आप इसमें नाम देख पा रहे होंगे। तो कुछ ऑर्गेनल्स को मैं इस जो है डायग्राम में कवर कर लूंगा, बाकी ऑर्गेनल्स को मैं अदर डायग्राम्स में कवर करने का प्रयास करूंगा ना। और भी हमारे पास इसके डायग्राम्स हैं जिनमें और भी डिटेलिंग है इनको लेकर के। ठीक है, तो देखिए आप देख पा रहे होंगे बच्चों, और आप ये चीज पहले से भी जानते होंगे कि सेल का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है या सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है किसी भी सेल में, दैट इज न्यूक्लियस। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ कि जो आपका सेल है, एनिमल सेल है, इसमें ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है बच्चों। और आप लोग ये भी याद रखेंगे कि न्यूक्लियस जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसी के आधार पर आपने सबसे पहले सेल्स का डिवीजन एक क्रिएट करा था कि कुछ सेल्स जो है प्रोकैरियोटिक कहलाती हैं, कुछ सेल क्या कहलाती हैं, यूकैरियोटिक कहलाती हैं। और क्योंकि बच्चों इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जा रही है, एक एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, तो उसको आप कंसीडर करते हैं एज अ यूकैरियोटिक सेल, है ना। आप इसको एज अ यूकैरियोटिक सेल कंसीडर करते हैं, इस चीज को आप याद रखेंगे। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कुछ और भी नाम होते हैं, कभी कभी नीट पे क्या होता है, कुछ और नाम से इसको पूछ लिया जाता है और फिर बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि ये एक्चुअली पूछ किस चीज के बारे में लिया। तो जैसे मैं आपको एक नाम बताता हूँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ही बच्चों एक नाम होता है कैरियोथीका, है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ये नाम है, इसको आप क्या कहते हैं, कैरियोथीका कहते हैं। तो कैरियो का मतलब क्या होता है, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियो का मतलब, थीका का मतलब यहाँ पे है कवरिंग या बेसिकली सॉकेट। तो एक ऐसा सॉकेट जैसा स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियस को कैरी करके रखेगा, तो उसको आपने क्या कह दिया, कैरियोथीका कह दिया। या बच्चों इसी को क्या कहा जाता है, इसी का एक और नाम होता है कैरियोलेमा, है ना। हम लोग ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, हम लोग जो जनरल चीजें हो सकती हैं इस चीज को समझेंगे, बाकी आप लोग ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। ठीक है, देखिए फिर जो दूसरी चीज होती है बच्चों, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रेटिकुलम वर्ड का मतलब बेटा क्या होता है, रेटिकुलम वर्ड मींस अ नेटवर्क, अ मैश। ठीक है, तो आप अगर गौर करें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके आप अगर स्ट्रक्चर पे गौर करें तो आपको ऐसा नहीं लगता कि एक पर्टिकुलर कुछ नेटवर्क जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्योंकि स्ट्रक्चर जो होता है वो थोड़ा नेटवर्क लाइक होता है, मैश लाइक होता है, और वो क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है, उस वजह से हम उसको क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। आपको ये चीज पहले से भी जानकारी होगी इस चीज की बच्चों कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको आप ER भी कह सकते हैं, ये दो टाइप का होता है ना। क्या क्या, जो पहला होता है बच्चों वो कहलाता है SER, और बच्चों जो दूसरा टाइप का होता है उसे आप कहते हैं RER, है ना। ये क्या चीज है बच्चों, देखिए SER बच्चों जो होता है उसको आप कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो RER होता है उसको आप कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड दिस इज डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, है ना।
जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है बच्चों, उसकी सरफेस पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, जबकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है बच्चों, उसकी सरफेस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। देखिए, क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प ना करके ये लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है। आपकी बॉडी में जो लिपिड्स बनते हैं, जो फैट्स से कोई चीज बननी होती है, तो उसके लिए बेटा कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? आपका SER होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके जो सेक्स हार्मोन्स हैं या जिनको आप स्टीरॉयड हार्मोन्स कहते हैं, दीज आर ऑल मेड बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हाइल जब RER है और RER के पास राइबोसोम्स पाए जाते हैं, तो हम लोग ये पहले से जानते हैं कि राइबोसोम्स आर द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, है ना, प्रोटीन सिंथेसिस। तो बच्चों जो राइबोसोम्स होते हैं, दीज आर साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, तो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे की बात हम समझते हैं। देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है बच्चों? गोल्जी एपरेटस। अब हम लोग इस बारे में भी ज्यादा बात नहीं करेंगे कि किसने किसको खोजा था। जैसे राइबोसोम्स जो है, उनकी जो खोज करी थी, उनकी जो डिस्कवरी करी थी, वो एक पेलेडे नाम के साइंटिस्ट ने करी थी। सिमिलरली ऐसी गोल्जी बॉडी की जो डिस्कवरी थी, वो कैमिलो गोल्गी के नाम पे हुई है, ठीक है। तो गोल्जी एपरेटस जो होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, और बेसिकली इनका काम होता है पैकेजिंग का, है ना। दे वर्क्स एज अ पैकेजिंग एजेंट। इनका काम क्या होता है? पैकेजिंग का। कोई भी प्रोटीन सेल ने बनाई, कोई भी लिपिड सेल ने बनाया, तो ये क्या करती है? उनको कार्बोहाइड्रेट्स के साथ बाइंड करके उनको पैकेज कर देती है और ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स बनाती है, ठीक है। आप लोग इस बात को याद रखिएगा। तो ये है। फिर देखिए राइबोसोम्स क्या होते हैं। ये राइबोसोम्स, यहाँ पे आपको एक टॉपिक राइबोसोम भी दे रखा है, उसको हमने अभी अभी पढ़ लिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कौन नहीं जानता? इट इज ऑल्सो नोन एज दी पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज ये लोग हम जानते, ये बात हम सभी लोग जानते हैं कि जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है और उससे जो ATP का जनरेशन है, वो अल्टीमेटली कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। तो क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ATP का जनरेशन होता है, जो बॉडी की आपकी एनर्जी करेंसी है, जो आपकी पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस वजह से आप बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है। इस चीज को आप याद रखें। देखिए, फिर आप एक वर्ड लिखा हुआ देख रहे होंगे बच्चों यहाँ पे, साइटोस्केलेटन, है ना। साइटोस्केलेटन क्या चीज होती है बच्चों? देखिए, साइटो वर्ड का मतलब क्या है? साइटो मीन्स सेल, है ना। साइटो मीन्स होता है सेल, और स्केलेटन तो आप लोग जानते हैं। स्केलेटन आपकी बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने का काम करता है ना। तो साइटोस्केलेटन भी अल्टीमेटली क्या करता होगा कि आपकी सेल की जो एक स्पेसिफिक शेप होती है, उसको मेंटेन रखने में बेटा ये प्रोटीन ट्यूब्यूल्स होते हैं ना। प्रोटीन के ट्यूब्स एक स्ट्रक्चर होते हैं, तो उनको आप क्या कहते हैं? साइटोस्केलेटन कहते हैं, जो कि आपकी सेल को एक स्पेसिफिक शेप देने का काम करते हैं। इस चीज को भी आप लोग जरूर याद रखें। फिर देखिए, एक ऑर्गेनल का नाम बच्चों और लिखा हुआ है, लाइसोसोम, है ना। तो लाइसो का क्या मतलब है? देखिए, लाइसो वर्ड आया बच्चों लाइसिस से। लाइसो वर्ड कम्स फ्रॉम लाइसिस, एंड सोम वर्ड जो है, इसका मतलब ये आया ग्रीक वर्ड सोमा से, और सोमा का मतलब बच्चों क्या होता है? बॉडी। तो लाइसोसोम का मतलब क्या हुआ कि ये कोई ऐसी बॉडी है जो कि क्या करेगी? लाइसिस करेगी। और लाइसिस का मतलब क्या होता है? हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस पढ़ते समय भी इसका मतलब समझा था कि लाइसिस मींस ब्रेक डाउन, ठीक है बच्चों। तो लाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। तो बेसिकली लाइसोसोम क्या करते हैं कि अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्टिव एजेंट आ जाए, या आपकी बॉडी में किसी प्रकार का, आपके सेल में किसी प्रकार का कोई दिक्कत आ जाए, तो ये क्या करते हैं? उन चीजों को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, उनको एब्जॉर्ब करते हैं और उनको क्या कर देते हैं? डाइजेस्ट कर देते हैं, उनका ब्रेक डाउन कर देते हैं। कोई आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी सेल को इन्फेक्ट कर दे या कुछ कर दे, तो ये उसको डाइजेस्ट करने का काम कर देते हैं, जिससे आपकी सेल बच जाती है। कभी कभी क्या होता है कि जब आपकी पूरी की पूरी सेल बुरी तरीके से इन्फेक्ट हो जाती है और लाइसोसोम्स इतने कैपेबल नहीं हो पाते हैं कि वो उसको बचा सके, तो वो क्या करते हैं? खुद को बर्स्ट कर देते हैं। और इनके अंदर बच्चों क्या पाए जाते हैं? बहुत हैवी अमाउंट में डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं ना। डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनके पास बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो जैसे हाइड्रोलिसिस है ना, तो सारे एंजाइम्स इनके अंदर पाए जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि पूरी की पूरी सेल जो है क्या हो जाती है बच्चों? बर्स्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। और इस वजह से लाइसोसोम्स के लिए एक और वर्ड यूज होता है बच्चों, इनको आप कहते हैं सुसाइडल बैग्स, है ना, क्योंकि सेल को ही खत्म कर दिया पूरी, तो इस वजह से सुसाइडल बैग्स कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। इस चीज को भी आप लोग याद रखें। अब हम लोग अगली सेल की तरफ या अगले डायग्राम की तरफ चलते हैं, देखते हैं इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं बची जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। देखिए बच्चों, कुछ एक चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी। जैसे आप यहाँ पे एक वर्ड देखिए, एक ऑर्गेनल का नाम देखिए, इसको आप क्या कह रहे हैं? सेंट्रियोल। तो हम लोगों को पता है सेंट्रियोल क्या करते हैं। सेंट्रियोल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। हम लोगों को ये जानकारी पहले से है। स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों?
आपके जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो होते हैं, और अल्टीमेटली क्योंकि ये स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और स्पिंडल फाइबर सेल डिवीजन करवाने का काम करते हैं, तो सेंट्रियोल्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिवीजन ऑफ सेल। इस चीज को आप लोग जरूर याद रखें, ठीक है। और देखिए एक मेन चीज तो आपकी रही गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है ये तो रही गई। देखिए होता क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बाई लिपिड है ना, लिपिड की जो है बाई लेयर है, लिपिड बाई लेयर की बनी हुई होती है ना। और इसमें क्या होता है, कुछ इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं। तो ये क्या करती है, पहली चीज तो प्रोटेक्शन का काम करेगी, स्टिल ये क्या करती है उसके बावजूद, इट आल्सो वर्क्स एज अ एसपीएम, जिसको आप क्या कहते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इस चीज को भी आप याद रखें, ठीक है बच्चों। देखिए एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या होता है, देखिए जब सेल डिवाइड नहीं कर रही होती है और डीएनए अपनी ओपन फॉर्म में होता है ना, जब वो एक्सप्रेस होने की फॉर्म में होता है तो उस समय आप उसको क्या कह रहे होते हैं, क्रोमेटिन कह रहे होते हैं। और जिस समय सेल डिवाइड कर रही होती है यही क्रोमेटिन, यही डीएनए खुद को कंडेंस कर लेता है और बच्चों जो चीज बनती है उसे क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। ये चीज भी हम लोग जान लें, ठीक है। फिर देखिए न्यूक्लियस के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, ईआर के बारे में बता दिया, न्यूक्लियोलस के बारे में बता देता हूँ। देखिए न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियोलस आपके न्यूक्लियस के अंदर ही एक थोड़ा सा डार्कली स्टेट स्ट्रक्चर होता है, जो कि बेसिकली क्या करता है, राइबोसोम सिंथेसिस वगैरह में हेल्प करने का काम करता है ना। राइबोसोम की सिंथेसिस में हेल्प करने का काम बच्चों कौन करता है, न्यूक्लियोलस करता है। राइबोसोम बनाने के लिए आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, जो आरएनए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको आप क्या कहते हैं, आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस बच्चों का होती है न्यूक्लियोलस में ही होती है। इस चीज को आप याद रखें। न्यूक्लियोपोर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोरस तो होती है, ये बात आप लोग पहले से भी जानते हैं। पेरोक्सिसोम, देखिए ऐसी बहुत सारी जो है ट्यूबुलर बॉडीज या स्फेरिकल बॉडीज, स्टोरेज बॉडीज आपकी सेल के अंदर पाई जाती है, जो कि आपकी सेल की काफी सारी चीजों को स्टोर करके रखने का काम करती है, ठीक है। तो इस चीज को भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो मुझे ये लगता है बच्चों की एनिमल सेल या प्लांट सेल भी इवन अगर हम लोग पढ़ें तो उसमें इससे ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए हो सकता है, बहुत सिंपल टॉपिक्स है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये टॉपिक्स आपको परेशान कर सकते हैं, इस वजह से हम लोगों ने इस टॉपिक को अकाउंट में लिया, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू। इस टॉपिक को आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी या कुछ होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के उस क्वेरी को मेंशन करें। मैं जरूर प्रयास करूंगा कि आप उनकी उन क्वेरीज को रिजॉल्व करा जाए अर्लीस्ट एज पॉसिबल, ठीक है। थैंक यू बच्चों। माई सेल्फ मदर शर्मा, योर बायोलॉजी फैकल्टी फ्रॉम करियर विजन एकेडमी।